कितनी तेज बारिश हो रही है। मैंने अभी तक अपना पक्का लकड़ियों का घर नहीं बनाया। मुझे क्या पता था कि इतनी जल्दी बारिश शुरू हो जाएगी। कल ही तो मैं अपनी माँ के पास से आई हूँ। अगर अब मैं बारिश में भीगती रही तो बीमार हो जाऊंगी। फिर मानो चिड़िया बारिश से बचने के लिए अपने लिए कोई जगह तलाश करने लगती है। वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है जहाँ बारिश का पानी नहीं आ रहा था। ये जगह ठीक है, आज की रात तो मैं यहीं पर गुजार लेती हूँ। सुबह तक तो बारिश रुक जाएगी, फिर मैं जाऊंगी और लकड़ियाँ खरीद कर लाऊंगी। उसी जंगल में दो आलसी कौवे भी रहते थे जिन्होंने अभी तक अपना घर नहीं बनाया था। बादल जी, जंगल के सभी पक्षियों ने अपने अपने घर बना लिए हैं। एक तुम ही कामचोर हो जो अभी तक अपना पक्का लकड़ियों का घर नहीं बना सके। नहीं नहीं बिजली, तुम गलत बोल रही हो। इस बार हमारे अलावा मानो चिड़िया ने भी अपना घर नहीं बनाया। लगता है वो चिड़िया भी हमारी तरह आलसी ही हो गई है। बादल जी, वो चिड़िया आलसी नहीं है, वो अपनी माँ के पास गई थी क्योंकि उसकी माँ बहुत दिनों से बीमार थी। इसी कारण वो कल ही तो लौटी है, घर नहीं बना पाई होगी। बादल जी, अब हमें अपना पक्का घर बना लेना चाहिए। आखिर कब तक हम इस छाते के नीचे ही बैठे रहेंगे। ये तो शुक्र करो कि मेरी माँ ने मुझे ये छाता दिया था। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, तुम चिंता नहीं करो। मैं सुबह ही जाऊंगा और लकड़ियाँ ले आऊंगा और अपना भी दूसरे पक्षियों की तरह एक पक्का घर बनाऊंगा। लेकिन बादल जी, हमारे पास तो अनाज ही नहीं है जिससे हम लकड़ियाँ खरीदेंगे। बिजली, तुम चिंता नहीं करो, कल मैं अपने मामा जी से उधार में कुछ अनाज मांग लूंगा, वो मुझे मना नहीं करेंगे। इसी तरह बातें करते करते वो पति पत्नी भी सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। बारिश तो रुक गई है, अब जल्दी से जल्दी मुझे अपना लकड़ियों का पक्का घर बनाना होगा। मेरे पास ये दो अनाज की पोटलियाँ हैं, मैं इन्हें ले जाती हूँ और लकड़ियाँ खरीद कर लाती हूँ। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया वो पोटलियाँ लेकर लकड़हारे पक्षी के पास जाती है। जब मानो चिड़िया कौवों के घोंसले के पास से जा रही थी तो बिजली का भी उसे देख लेती है। बादल जी, वो देखो चिड़िया, चिड़िया के पास तो दो अनाज की भरी हुई पोटलियाँ हैं। फिर बादल कौवा चिड़िया को आवाज लगाता है, मानो बहन, जरा इधर आना। मानो बहन, कहाँ जा रही हो ये अनाज की पोटलियाँ लेकर? बादल भैया, इस बार मैंने अपना पक्का लकड़ियों का घर नहीं बनाया, बस इसीलिए लकड़हारे पक्षी से लकड़ियाँ खरीदने जा रही हूँ। मानो बहन, तुम्हारे पास तो दो अनाज की पोटलियाँ हैं, तुम्हें तो पक्की और मजबूत लकड़ियाँ मिलेंगी। वैसे मेरे मामा जी भी बहुत बड़े लकड़हारे हैं, उनके पास भी बहुत पक्की और मजबूत लकड़ियाँ होती हैं। तुम बोलो तो मैं तुम्हें मजबूत और पक्की लकड़ियाँ अपने मामा जी से दिला देता हूँ। अच्छा बादल भैया, आपके मामा लकड़हारे पक्षी हैं, तो ठीक है, आप मुझे वहीं से लकड़ियाँ खरीद कर दे दें। ठीक है चिड़िया बहन, तुम ये पोटलियाँ मुझे दे दो और मैं तुम्हें थोड़ी देर में लकड़ियाँ ला कर देता हूँ। ठीक है बादल भैया, मैं आपका इंतजार करूंगी, जल्दी आना लकड़ियाँ लेकर। ये कहते हुए मानो चिड़िया अपने घोंसले की ओर चली जाती है। बादल जी, तुमने चिड़िया से झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे मामा जी लकड़हारे हैं? असल में तो तुम्हारे मामा जी तुम्हारी तरह आलसी और कामचोर हैं। हाँ हाँ बिजली, सब पता है मुझे, ये तो मैंने चिड़िया से झूठ बोला है, इससे हमारा ही फायदा होगा। अच्छा, वो कैसे? मैं लकड़हारे पक्षी के पास जाऊंगा और कम अनाज में लकड़ियाँ खरीद कर लाऊंगा और वो कच्ची लकड़ियाँ लेकर मैं चिड़िया को दे दूंगा। थोड़ी ना उस चिड़िया को मालूम होगा कि ये लकड़ियाँ मजबूत हैं या कच्ची, और जो चिड़िया का बाकी अनाज बचेगा उसमें और अनाज डालकर हम अपने लिए पक्की और मजबूत लकड़ियाँ ले आएंगे। अरे वाह बादल जी, क्या बेवकूफ बनाया है तुमने चिड़िया को। अब उस छोटी चिड़िया के अनाज से हम अपने घर की लकड़ियाँ खरीदेंगे। और फिर बादल कौवा लकड़हारे पक्षी के पास चला जाता है। बोलो बोलो कौवे, तुम्हें कैसी लकड़ियाँ चाहिए? लकड़हारे पक्षी, मुझे कच्ची लकड़ियाँ चाहिए जो बहुत सस्ती हों। फिर लकड़हारा पक्षी बादल कौवे को थोड़े अनाज के बदले में कच्ची लकड़ियाँ दे देता है और फिर बादल कौवा वो लकड़ियाँ लेकर घर चला जाता है। बिजली, देखो मैं ये कच्ची लकड़ियाँ ले आया हूँ।
लेकिन बिजली, ये तुम्हारे पास इतनी सारी लकड़ियाँ कहाँ से आईं? बादल जी, ये लकड़ियाँ तुम्हारा मामा देकर गया है और वो कह रहा था कि ये लकड़ियाँ बहुत मजबूत हैं। देखो बिजली, ये दोनों लकड़ियाँ तो देखने में एक जैसी ही लग रही हैं, लेकिन किसी को क्या मालूम कि जो लकड़ियाँ मैं लाया हूँ वो कच्ची हैं और जो मेरा मामा देकर गया है वो लकड़ियाँ बहुत मजबूत हैं। अच्छा बादल जी, जाओ तुम चिड़िया को उसकी कच्ची लकड़ियाँ दे आओ। बिजली, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर में सोऊंगा, बाद में जाऊंगा। ये कहते हुए बादल का पा अपने घोंसले में सो जाता है। बहुत प्यास लग रही है, नदी से पानी पीकर आती हूँ। और फिर बिजली का भी नदी से पानी पीने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब बिजली का भी पानी पीकर आती है तो बादल का पा अभी तक सो रहा था। ये आलसी कप्पा तो न जाने कब उठेगा। ऐसा करती हूँ, मानो चिड़िया की कच्ची लकड़ियाँ मैं ही दे आती हूँ। लेकिन इन दोनों लकड़ियों में से कच्ची लकड़ियाँ कौन सी हैं? हाँ, लगता है यही हैं, यही ले जाती हूँ। और फिर बिजली का भी मजबूत लकड़ियों को कच्ची लकड़ियाँ समझकर चिड़िया के पास ले जाती है। मानो बहन, ये लो अपनी लकड़ियाँ। बादल जी अपने मामा से पक्की लकड़ियाँ ले आए हैं। बिजली बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी बारिश का कुछ भी नहीं पता है कि कब शुरू हो जाए। मैं अपना घर बनाना शुरू कर देती हूँ। फिर बिजली का भी अपने घोंसले की ओर चली जाती है और चिड़िया अपना घर बनाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ बादल का पा और बिजली का भी उन कच्ची लकड़ियों से अपना घर बनाने लगते हैं। अगली सुबह हो जाती है। बादल और बिजली ने उन कच्ची लकड़ियों से अपना घर बना लिया था। दूसरी ओर चिड़िया ने भी अपना पक्का घर बना लिया था। अरे बाप रे, ये तो जंगल में काले काले बादल छा गए हैं। लगता है थोड़ी देर में बारिश शुरू होने वाली है। शुक्र है मैंने अपना घर बना लिया है। अब मैं अपने घर में चली जाती हूँ। कुछ ही देर में जंगल में तेज हवाओं के साथ बारिशें शुरू हो जाती हैं। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठकर बारिश का मजा ले रहे थे। बिजली, कितनी तेज बारिश हो रही है। मुझे तो लगता है चिड़िया का घर अब तक टूट गया होगा। हाँ बादल जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बिजली का भी ने इतना कहा ही था कि तेज हवा से उनका घर नीचे गिरकर टूट जाता है। वो तो मुश्किल से अपनी जान बचाकर बाहर निकलते हैं। अरे बिजली, ये हमारा घर कैसे टूट गया? हमारे घर की लकड़ियाँ तो बहुत मजबूत थी। बादल जी, लगता है तुम्हारे मामा जी ने झूठ बोला था। नहीं नहीं बिजली, मेरा मामा कभी झूठ नहीं बोलता। बिजली, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने वो मजबूत लकड़ियाँ चिड़िया को दे दी हो? तभी उन दोनों की नजर सामने चिड़िया के घर पर जाती है। बादल जी, लगता है मुझसे ही भूल हो गई। मैंने पक्की लकड़ियाँ चिड़िया को दे दी। ऐसे उन कपड़ों को अपने किए की सजा मिलती है और वो बारिश में भीगते रहते हैं। बिजली, मैंने सारी उम्र पाप किए हैं। अब मरते समय मुझसे और पाप ना करवाओ। मैं अपनी जायदाद बेटे और बेटी में बराबर तकसीम करूँगा। बादल जी, तुम तो बीमार हो और तुम्हारी बेटी तो ब्याह कर बेगाने घर चली जाएगी। एक मेरा जुगनू ही तो आसरा देगा मुझे। तुम अपनी सारी जायदाद मेरे जुगनू के नाम कर दो। मगर बिजली, ये मगर पगर छोड़ दो। मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो। फिर बादल का पा अपनी सारी जायदाद अपने बेटे जुगनू के नाम कर देता है। तभी बादल कब्बे की बेटी भी घर आ जाती है। बाबा, आपको कुछ नहीं होगा। मैंने उल्लू वैद जी से बात की है, वो कल आएंगे आपको देखने। चुटकी मेरी बेटी, अब मुझे दवा की कोई जरूरत नहीं है। मेरी कुछ ही सांसें बाकी रह गई है। बादल, तुम अपनी बेटी से बात करो, मैं अभी आती हूँ। फिर बिजली का भी घर से बाहर चली जाती है। जुगनू बेटा, तुम यहाँ बैठे हो और घर में तुम्हारे पिता मरने वाले हैं। माँ, अगर मैं पिता के पास बैठूंगा तो क्या मैं बचा लूंगा उन्हें? क्या मैं कोई वैद हूँ? जुगनू, मैंने सारी जायदाद तुम्हारे नाम करवा ली है और जायदाद के पेपर अलमारी में संभाल कर रख दिए हैं। माँ, अगर बाबा ना मरे, मेरा मतलब अगर बाबा बच गए, तो क्या फिर भी जायदाद मुझे मिलेगी? इसलिए तो कह रही हूँ, जाओ और अपने पिता के पास जाकर बैठो। एक वो है चुटकी जो हर समय अपने पिता के पास ही बैठी रहती है।
बेटी, जो मैंने किया वो सब तुम्हारी माँ के कहने पर ही किया है। बेटी, मुझे माफ कर देना। ऐसा कहते हुए बादल कौवा मर जाता है। बाबा उठे, बाबा उठे, मुझे कुछ भी नहीं लेना, मुझे तो बस आपका साथ चाहिए बाबा। परंतु बादल कौवा तो मर गया था। तभी बिजली कवि और जुगनू भी आ जाते हैं। चुटकी, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारे पिताजी मर गए हैं? माँ, पिताजी हमें छोड़कर चले गए। चुप कर जाओ मेरी बेटी, तुम्हारे पिता बहुत तकलीफ में थे। अच्छा ही हुआ जो उन्हें तकलीफ से मुक्ति मिल गई। हाँ, अब तो जायदाद मेरी ही है ना, क्योंकि पिताजी तो मर गए हैं। चुप कर जाओ जुगनू, और जाके अपने पिता को नदी में बहा कर आओ। फिर जुगनू अपने पिता को एक टोकरी में डालता है और नदी में बहा देता है। पिताजी तो मर गए हैं, अब जाकर मैं अपने दो आमों के पेड़ और अंगूरों की बेल को देखता हूँ। फिर जुगनू कौवा वहाँ से उड़ता है और अपने खेत में जाकर अपनी जायदाद को देखता है। ये आमों के पेड़ तो बहुत बड़े हैं और कितने मीठे आम लगे हुए हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुना है बिजली बहन, बादल भैया ने अपनी सारी जायदाद जुगनू के नाम कर दी है और चुटकी को कुछ भी नहीं दिया। चिड़िया बहन, हमारे यहाँ बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता। बिजली बहन, आप भी तो एक बेटी हो, आपको बेटियों के बारे में ऐसी बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। चुप कर चली जाओ यहाँ से, हमें सब मालूम है कि क्या करना है और क्या नहीं। रात को बिजली कवि, उसकी बेटी और उसका बेटा घोंसले में सोए हुए थे। जुगनू, जायदाद तो तुम्हारे नाम हो गई है, लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं है कि तुम हमें भूल जाओ। अब तुम पर पहले से ज्यादा जिम्मेदारी है। अपने पिता के बाद तुम्हें ही ये घर चलाना है। हाँ हाँ माँ, मैं कोशिश करूँगा। दूसरे दिन जुगनू कौवा अपने खेत में जाता है। वहाँ आम के पेड़ सूख रहे थे। ये आम के पेड़ तो सूख रहे हैं, अगर इन्हें पानी ना मिला तो ये मर जाएंगे। मगर मैं इन पेड़ों को पानी कैसे दूंगा? ये तो बहुत मुश्किल काम है। थोड़ी दूर बैठा हुआ कबूतर जुगनू की बात सुनकर वहाँ आता है। जुगनू कौवे, तुम्हारे खेत के साथ मेरा खेत है और हाँ, इन पेड़ों को पानी देना बहुत मुश्किल है। तुम ऐसा करो, ये पेड़ मुझे दे दो और मैं इनके बदले तुम्हें पैसे दूंगा। तुम पैसे लेकर ऐश करो और मौज मस्ती करो। ये सुनकर जुगनू कौवा बहुत खुश होता है। अंकल कबूतर, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पापा तो काम कर लेते थे, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होगा। आप ऐसा करें कि मुझसे दोनों आम के पेड़ खरीद ले। फिर कबूतर कुछ पैसे जुगनू को देकर वो आमों के पेड़ खरीद लेता है। जुगनू कौवा खुशी खुशी अपने घर जा रहा था कि रास्ते में उसका दोस्त उल्लू मिल जाता है। दोस्त चक्कू, इस थैले में क्या है? मैं अभी आमों के पेड़ बेच कर आया हूँ, पैसे हैं इस थैले में। जुगनू दोस्त, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो चलो हम गेम्स खेलते हैं। देखना, तुम्हारे पैसे डबल हो जाएंगे। दोस्त, क्या सच? तुम सच कह रहे हो? तो और नहीं क्या। फिर जुगनू अपने आवारा दोस्त उल्लू के साथ गेम्स खेलने चला जाता है। माँ, अभी तक भैया लौट कर नहीं आए। तुम्हारा भाई खेतों में काम कर रहा होगा। घर की जिम्मेदारी संभालना कोई आसान काम नहीं है। तभी जुगनू कौवा भी आ जाता है। जुगनू बेटा, रसोई के लिए कोई राशन भी लाई हो क्या? माँ, कल लाऊंगा। क्यों, आज तुमने आम नहीं बेचे थे? मम्मा, आम क्या, मैंने तो आज आम के पेड़ ही कबूतर अंकल को बेच दिए। अरे जुगनू बेटा, ये तुमने क्या किया? अपने पिता के जाने के बाद अपनी जायदाद ही बेच दी। माँ, मुझसे काम नहीं होता। अच्छा, पैसे कहाँ हैं? वो पैसे तो जुगनू कौवा गेम्स में हार आया था। वो कैसे अपनी माँ को बता सकता था, इसलिए वो झूठ बोलता है। माँ, वो पैसे तो मैंने पक्षी बैंक में जमा करवा दिए हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। अब तो बिजली कवि के घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं था। रसोई से सारा राशन भी खत्म हो गया था।
मगर जुगनू का पा तो अपने दोस्त उल्लू के साथ आवारागर्दी करने में मसरूफ था। जुगनू दोस्त, ये घर परिवार की तो कफों को जरूरत नहीं होती। मैं तो कहता हूँ कि अपना खेत भी बेच दो और फिर हम दूसरे जंगल चले जाएंगे। वहाँ जाकर हम आजादी की जिंदगी जीते हैं। हाँ यार उल्लू, माँ भी हर रोज मुझे सुनाती है कि खर्चा लाओ, घर के लिए राशन लाओ, जायदाद क्या मेरे नाम कर दी, मुझे तो नौकर ही बना कर रख दिया है। फिर जुगनू का बा अपना सारा खेत भी कबूतर को बेच देता है। चुटकी मेरी बेटी, आज भी तेरा भाई अभी तक घर नहीं लौटा। मैं तो कल से भूखी हूँ। माँ, आप चिंता ना करें, अगर आज भाई ना आया तो कल से मैं काम पर जाया करूँगी और अपनी माँ के लिए कमा कर लाऊंगी मैं। तभी मानो चिड़िया वहाँ आती है। बिजली, ये चिट्ठी तुम्हारे बेटे ने दी है तुम्हारे नाम। फिर मानो चिड़िया चिट्ठी पढ़कर सुनाती है। माँ, मैं आजादी की जिंदगी जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपना सारा खेत बेचकर दूसरे जंगल जा रहा हूँ। माँ, मुझे माफ करना, मगर मैंने अपनी ही जायदाद बेची है। ये सुनकर बिजली का भी जोरों से रोने लग जाती है। जुगनू बेटा, तुम ऐसा करोगे, ये तो मैंने सोचा भी ना था। बिजली बहन, वो समय याद करो जब मैंने तुमसे कहा था कि अपनी जायदाद बेटे और बेटी में बराबर तकसीम करो। माँ, चुप कर जाओ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं कमाऊंगी और आपको खिलाऊंगी। भाई छोड़ गए तो क्या हुआ, मैं हूँ ना आपके पास। देखो बिजली, इसे कहते हैं बेटी का प्यार, सच्चा प्यार, वो भी बगैर किसी लालच के। जो अन्याय बिजली कवि ने अपनी बेटी के साथ किया था, शायद वो खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। अरे वाह, मेरा ये सपना पूरा हो गया कि मैं अपनी जमा पूंजी से अपना घर खरीदूं। आज मैंने अपना घर खरीद लिया। बूढ़ी कवि अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक पेड़ पर घर खरीद लेती है। मेरे बेटे जब ये घर देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। बूढ़ी कवि खुशी खुशी अपने बच्चों की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे चक्कर आते हैं और वो नीचे एक पेड़ की डाली से टकराती हुई गिर जाती है और वो डाली भी उस बूढ़ी कवि के साथ टूटकर उसके ऊपर गिरती है। बूढ़ी कवि तो बहुत घायल हो जाती है। मानो चिड़िया वहीं से गुजर रही थी, वो देखकर तुरंत वहाँ आती है। माँ जी, आप तो बहुत घायल हैं, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। बेटी, बेटी, मेरा समय आ गया है, अब मैं नहीं बच पाऊंगी। माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा। बेटी, मेरी सांसें कम हो रही है, मेरी बात सुनो। क्या तुम मेरी ये बात मेरे बेटों तक पहुंचा दोगी? हाँ हाँ माँ जी, आप जो कहेंगी मैं जरूर उन्हें जाकर बताऊंगी। चिड़िया बेटी, मेरे दोनों बेटों को बता देना कि नदी के किनारे मैंने उनके लिए एक घर खरीदा है। मैं उन्हें बताने जा ही रही थी, लेकिन शायद मेरे नसीब में मरना ही लिखा है। ऐसा कहते हुए बूढ़ी कवि मर जाती है। माँ जी, उठिए माँ जी। दोनों कवि अपनी माँ के मरने पर बहुत उदास थे। अगली सुबह हो जाती है। मानो चिड़िया बादल कवि के पास जाती है। बादल भैया, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आपकी माँ ने मरते समय मुझसे वादा किया था कि मैं ये बात आपको बताऊं। कौन सी बात चिड़िया? माँ ने कौन सी बात बताने को कहा था? माँ जी ने नदी के पास एक पेड़ पर आप दोनों भाइयों के लिए घर खरीदा है। वो तो आप दोनों भाइयों को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो एक पेड़ से टकराकर मर गई। क्या सच में माँ ने हमारे लिए घर खरीदा है? हाँ बादल भैया, आप बड़े हो इसलिए मैंने आपको पहले बताया है। अभी मुझे आपके छोटे भाई भूरे कव्वे को बताने भी जाना है। बादल कव्वा तो बहुत चालाक था, वो तो बस अपने बारे में ही सोच रहा था। अरे, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी कि माँ ने हमारे लिए घर खरीदा है। माँ तो चाहते हुए अच्छा काम कर गई, लेकिन ये बात उस भूरे को पता नहीं है। अब मैं उस घर पर अकेले ही कब्जा करूँगा। बादल भैया, क्या हुआ? अब मैं चलती हूँ, मुझे ये बात जाकर भूरे कव्वे को भी बतानी है।
रुको रुको चिड़िया, तुम न जाओ भूरे के पास, मैं खुद ही जाकर बता दूंगा। चलो ठीक है बादल भैया, आप जाकर ही उसे बता देना। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उधर भूरा कौवा अपनी माँ के गम में बहुत उदास था और वो अपने भाई के पास जा रहा था। घर जाकर बादल कौवा सारी बात अपनी पत्नी बिजली कौवी को बताता है। बादल जी, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया जो उस मानो चिड़िया को वहाँ जाने से रोक दिया। अब ये घर वाली बात तुम्हारे भाई को नहीं पता। अब हम उस घर पर कब्जा करेंगे और वो घर हमारा ही होगा। लेकिन बिजली, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा? अरे नहीं नहीं, तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे। जरा सोचो ना, वो भूरा तो अकेला रहता है, ना उसकी पत्नी है और ना उसके बच्चे। देखिए ना, आपकी पत्नी भी है और हमारे ये दो छोटे बच्चे भी। हमें तो उस घर की बहुत जरूरत है। हाँ बिजली, तुम ठीक कह रही हो। मैं अपने छोटे भाई को यही बताऊंगा कि वो घर मैंने पैसों से खरीदा है। घर के बाहर बैठा भूरा कौवा ये सारी बातें सुन रहा था। तभी वो अंदर जाता है। भैया, तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। माँ के घर पर तुम अकेले ही कब्जा करना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आखिर उस घर पर मेरा भी हक है। अरे ये भूरा कहाँ से आ गया? सारे प्लान पर पानी फेर दिया। अरे भूरे भाई, जरा खुद सोचो ना, तुम तो अकेले हो, तुम्हें घर की क्या जरूरत? मेरी तो पत्नी और बच्चे हैं। देखो ना, ये घर टूटा हुआ है, मुझे घर की बहुत जरूरत है। बड़े भैया, आपने मेरा नहीं सोचा। मेरी भी तो शादी होगी, मुझे भी तो घर की जरूरत है। ये सुनकर बादल कौवे को गुस्सा आ जाता है और दोनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो जाती है। पूरे, मैंने कह दिया ना कि वो घर मेरा है तो मेरा ही है। वो घर मेरा है। अगर मुझे उस घर के पास नजर आए तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। नहीं, मैं तुम्हें भाई नहीं मानता। वो घर मेरा है, मैं ही उस घर में रहूंगा। फिर दोनों भाई वहाँ से भागते हैं और अपनी माँ के खरीदे हुए घर के पास जाते हैं। अरे वाह बादल जी, ये घर तो बहुत सुंदर है। इस घर में हम ही रहेंगे। तुम अपने भाई को मारकर निकाल दो यहाँ से। भाभी, आप चुप रहो। मैं बच्चा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूँ। अगर भाई ने मुझे मारा तो मैं भी मारूंगा। अच्छा, तुम मुझे मारोगे? आओ जरा, मैं तुम्हें बताता हूँ। दोनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी शोर सुनकर वहाँ आते हैं। अरे क्या हुआ कप्पो? अभी तुम्हारी माँ को मरे हुए 2 दिन भी नहीं हुए, तुम दोनों भाई तो लड़ने लगे। अरे अरे कौवो, रुक जाओ, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो? दोनों कौवे भाई किसी की बात नहीं सुनते। वो तो एक दूसरे को मारे जा रहे थे। बादल जी, मारो मारो इसे, मार मार कर इसका कीमा बना दो। इस घर में तो हम ही रहेंगे। तभी अचानक मौसम खराब होता है और तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। अरे ये क्या हुआ? जंगल का मौसम तो बहुत खराब हो गया है। बहुत तेज आंधी चलने लगी है। मुझे तो लग रहा है चिड़िया कि जंगल में तूफान आ रहा है। तोते, अगर 2 भाई आपस में ऐसे लड़ेंगे तो जंगल में तूफान तो आएगा। हवा बहुत तेज चल रही थी, जिस कारण वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है। बूढ़ी कौवी ने जिस पेड़ पर घर खरीदा था वो पेड़ तो बहुत कमजोर था। तेज हवा के कारण वो पेड़ घर के साथ नीचे गिर जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये पेड़ तो नीचे गिर गया और घर भी। दोनों भाई जिस घर के कारण लड़ रहे थे वो घर तो टूटकर नीचे गिर चुका था। कौवो, अब किस बात पर लड़ोगे? देखो, जिस घर के कारण तुम दोनों लड़ रहे थे वो घर तो टूट गया है, परंतु एक घर की वजह से आप दोनों ने अपने भाई होने का रिश्ता तोड़ दिया। तुम दोनों को बहुत अच्छी सजा मिली है। अब तुम दोनों भाइयों के पंखों में कुछ भी नहीं रहा। टूटे हुए घर को देखकर दोनों कौवे भाई बहुत उदास हो जाते हैं। पूरा घर टूट गया। हाय रे, मैंने तो कितने सपने देखे थे। मैंने तो सोचा था मैं और मेरे बच्चे आराम से रहेंगे। भूरे भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने एक घर की वजह से तुम्हें मारा। बड़े भाई, मुझे भी माफ कर दो, मैंने एक घर के लिए आपसे लड़ाई की। उन दोनों भाइयों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो एक दूसरे से माफी मांगते हैं।
देखो काको, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर बादल भैया आप इस घर में होते तो शायद घर गिरने की वजह से आप ही मर चुके होते। मीना बेटी, अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। मैं और आपके पापा खेतों में जा रहे हैं। ठीक है मम्मा, मैं अपने भाई को संभाल लूंगी, लेकिन आज आप जल्दी घर लौट आना। चलो मीना, देर हो रही है। फिर मम्मा चिड़िया और बाबा चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा पापा के जाने के बाद मीना अपने भाई का ध्यान रखती है। मीना के मम्मा पापा अपने खेत में सारा दिन काम करते थे, क्योंकि उनके घर का गुजारा खेत की आमदन पर ही होता था। आज मम्मा चिड़िया और बाबा चिड़िया बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने अपने फसल की कटाई कर ली थी। चंदू जी, आज हम अपनी फसल बेचकर अपने घर का राशन खरीद कर जाएंगे और बच्चों के लिए भी कपड़े लेकर जाएंगे। मीना तो नए कपड़े कब से मांग रही है। हाँ मानो, हम ऐसा ही करेंगे और अपने छोटे बेटे के लिए मैं जलेबियाँ भी लेकर जाऊंगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों को जलेबियाँ बहुत पसंद हैं। वो दोनों पति पत्नी ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ से दो चीलें जा रही थी, जो उन्हें देखकर उन पर हमला कर देती हैं। वो जालिम चीलें तो उन पति पत्नी को मारकर उनकी सारी फसल लेकर चली जाती हैं। भैया, आज इतनी देर हो गई, लेकिन अभी तक मामा बाबा नहीं आए। मेरा तो मन बहुत घबरा रहा है। चलो हम अपने खेत में जाकर देखते हैं कि मामा बाबा अभी तक आए क्यों नहीं। फिर मीना चिड़िया अपने भाई को लेकर खेत की ओर जाती है। खेत में जाकर उन भाई बहन की तो चीखें निकल जाती हैं। ये हमारे मम्मा पापा को किसने मार दिया? हमने तो कभी किसी से लड़ाई नहीं की। उन दोनों के रोने की आवाज सुनकर तोता वहाँ आता है। तोते अंकल, देखिए हमारे मम्मा पापा को किसने मार दिया। हमारे मम्मा पापा हमें छोड़कर चले गए। मीना बेटी, चुप कर जाओ। ये जरूर उन जालिम चीलों का ही काम होगा, जो किसी भी पक्षी के पास अनाज देकर पक्षियों को मारकर अनाज ले जाती हैं। बेटी मीना, अब तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो तुम्हारे छोटे भाई को कौन संभालेगा? अब तुमने ही अपने छोटे भाई को पालना है। फिर मीना चिड़िया हौसला करके अपने भाई को अपने साथ लेकर चली जाती है। 2-4 दिन तो उन दोनों बहन भाई के गुजर जाते हैं, क्योंकि उनके घर में थोड़ा बहुत राशन पड़ा था, लेकिन आज तो सारा भोजन भी खत्म हो गया था। अब मैं क्या करूं? अपने भाई को संभालूं या बाहर जाकर काम करूं? अब हमारा गुजारा कैसे होगा? दीदी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। अच्छा भैया, तुम घर पर ही रहो, मैं बाहर से तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। फिर मीना चिड़िया घर से बाहर जाती है। वो सबसे पहले कौवों के पास जाती है। कौवे अंकल, मेरे भाई को बहुत भूख लगी है, अगर आपके पास कोई भोजन है तो मुझे दे दे। आपका बहुत एहसान होगा हम पर। अरे ओए मीना, तुम जैसी अनाथ पर एहसान करके हमें क्या मिलेगा? चलो भागो यहाँ से, आ गई हो मुँह उठाकर, जैसे मेरे बादल जी ने यहाँ कोई अनाथालय खोल कर रखा हो। मीना बहुत नाराज होती है और वहाँ से चली जाती है। वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर अंकल, मेरे छोटे भाई को भूख लगी है और हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, आप प्लीज हमें कुछ खाने को दे दें। मीना बेटी, मैं तो अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मेरा बेटा मुझे भोजन देकर जाता है। वो तो मुझे इतना थोड़ा भोजन देकर जाता है कि मेरा गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता है। तभी मीना चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो घर लौट रही थी कि एक बूढ़ी फाख्ता मीना को आवाज देती है। बेटी, बेटी जरा इधर आना। मीना बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। छोटी चिड़िया, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरा मटका खाली हो गया है, मुझे नदी से ये मटका भर कर ला दो। जी जी दादी माँ जी, मैं अभी भर कर लाती हूँ। फिर मीना चिड़िया वो मटका उठाती है और नदी से पानी भर कर ला देती है। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम ऐसे रो क्यों रही हो? फिर मीना चिड़िया सारी बात बूढ़ी फाख्ता को बताती है।
बेटी रो नहीं, हम सब पक्षियों की जिंदगी में ऐसे हालात तो आते ही रहते हैं, लेकिन ऐसे हालात से घबराना नहीं बल्कि इनका मुकाबला करते हैं। बेटी ये जादुई बीज हैं, तुम इन्हें अपने खेत में बो देना। देखना बेटी, अगले ही दिन तुम्हारे खेत में तरह तरह के फल और सब्जियां उगाएंगी। तुम उन्हें तोड़कर मंडी में बेचकर अपने घर का गुजारा करना। मुझे ये बीज एक नेक पक्षी ने दिए थे। मैंने ये बीज तुम्हारी जैसी किसी जरूरतमंद पक्षी के लिए ही रखे थे। फिर मीना बहुत खुश होती है और वो बीज लेकर वहाँ से चली जाती है। वो जाकर उन बीजों को अपने खेत में लगा देती है और उन्हें पानी देती है। सारा काम करने के बाद वो वापस अपने घर लौट जाती है। दीदी, आप कुछ खाने के लिए नहीं लेकर आई? भैया, बस आज की रात सब्र कर लो, कल मैं तुम्हें मीठे मीठे फल दूंगी खाने को। अगले दिन मीना चिड़िया अपने भाई को लेकर अपने खेत में जाती है। वहाँ तो सच में हर तरफ खेत में फल और सब्जियाँ लगी हुई थी। मीना चिड़िया और उसका भाई बहुत खुश थे। वो जी भरकर मीठे मीठे फल खाते हैं। फिर मीना चिड़िया कुछ फल तोड़कर कबूतर के लिए लेकर जाती है। कबूतर अंकल, ये लीजिए, ये मीठे फल हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप चिंता न करें, जब भी आपको भोजन की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं आपको भोजन दे जाया करूँगी। फिर वो बहन भाई वापस अपने घर लौट जाते हैं। ऐसे वो खुशी खुशी जीवन गुजारने लगते हैं। सुनहरी चील उड़ते हुए बिजली कवि के पास आती है। बिजली कवि, मुझे तुमसे एक काम था और वो मेरा काम तुम ही कर सकती हो। जी जी चील चाची, बताइए कौन सा काम है? बिजली, मेरे भोला जी बहुत बीमार हैं और वो कबूतर का शोरबा पीना चाहते हैं। जंगल में एक तुम ही हो जो मुझे कबूतर लाकर दे सकती हो। हाँ चील चाची, ये तो मेरे बाएं पंख का कमाल है, मगर मुझे क्या मिलेगा? बिजली, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें कबूतर के बदले में ढेर सारा भोजन दूंगी। चील चाची, तुम यहाँ से जाओ, कोई तुम्हें मेरे साथ ना देख ले, और मैं देखती हूँ कि कबूतर कहाँ है। फिर बिजली कवि वहाँ से चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, क्या तुमने कबूतर को देखा है? हाँ, मगर तुम्हें कबूतर से क्या काम है? तो मैं भोजन लेने जा रही थी, सोचा आज कबूतर को भी साथ लेकर जाती हूँ। अरे वाह, आजकल तो तुम कबूतर का बहुत ध्यान रख रही हो। कबूतर तो नदी के पास बैठा हुआ है। फिर बिजली कवि उड़ती है और नदी के पास जाती है। कबूतर भैया, कहाँ हो तुम? कबूतर तो पेड़ के पत्तों में छुपा हुआ था, वो बाहर आता है। कबूतर, तुम यहाँ क्यों छुपे हुए थे? बिजली, मैं ऊंचाई पर उड़ रहा था, तभी मैंने एक शिकारी चील को अपने जंगल में देखा था, इसलिए मैं यहाँ छुपकर बैठ गया। कबूतर, एक तो तुम डरते बहुत हो, वो शिकारी चील तो कब की चली गई है। मैंने आज मीठा फलों का हलवा बनाया है, सोचा अपने कबूतर भैया के साथ ही खाऊंगी। बिजली, तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो, कभी कभी तो लगता है कि तुम सच में मेरी बहन हो। फिर कबूतर बिजली कवि के साथ चला जाता है। बिजली कवि कबूतर को शिकारी चील के पास ले जाती है। बिजली, ये तुम मुझे किस तरफ ले आई हो? तुम्हारा घर तो दूसरी तरफ है ना? कबूतर, मैंने चिड़िया को भी बुलाया है, उसे भी आ लेने दो, हम चिड़िया को साथ लेकर यहाँ से चले जाएंगे। तभी बिजली कवि पेड़ के पीछे छुपी हुई सुनहरी चील को इशारा करती है और सुनहरी चील पीछे पेड़ से निकलकर कबूतर पर हमला कर देती है। धोखा बिजली, तुमने मुझे धोखा दिया है, देखना एक दिन तुम भी ऐसे ही मरोगी। अरे बिजली, तुमने मेरा काम कर दिया, ये लो भोजन। चील चाची, मैं बहुत आसानी से पक्षियों को तुम्हारे पास ला सकती हूँ, अगर चाहो तो कल भी यहाँ आ जाना। हाँ हाँ जरूर। फिर सुनहरी चील कबूतर को मारकर अपने पंजों में ले जाती है और बिजली कवि किसी की जान के बदले भोजन लेकर खा लेती है। चीकू भैया, कबूतर कहाँ है? मैंने दोपहर के बाद से कबूतर भैया को नहीं देखा। मैंने देखा था, वो तो बिजली कवि के साथ जा रहा था। ठीक है, मैं बिजली से पूछ कर आती हूँ। फिर मानो चिड़िया बिजली कवि के पास जाती है। बिजली बहन, कबूतर कहाँ है?
मुझे क्या मालूम, मैं तो उसके पास नदी पर गई थी और फिर वो अपने घर चला गया और मैं अपने। अच्छा, मैं कबूतर के घर जाकर देखती हूँ। मानो चिड़िया बंटी कबूतर को पूरे जंगल में देखती है, मगर उसे कबूतर कहीं भी नहीं मिलता। फिर मानो चिड़िया कबूतर की खोज में पहाड़ों की ओर जाती है, तो कबूतर को शिकारी चील की गुफा के बाहर हंडिया के पास पड़ा देखकर रोने लग जाती है। जालिम चील, तुमने जरा से मांस के लिए बेचारे मासूम कबूतर की जान ले ली। तुम बहुत जालिम हो। फिर चिड़िया रोती हुई वहाँ से वापस चली जाती है। दूसरे दिन सभी पक्षी एक पेड़ के नीचे जमा होते हैं। दोस्तों, अब हम सबको सावधान रहना होगा, क्योंकि उस जालिम चील ने हमारे जंगल का रास्ता देख लिया है। वो अब रोज आएगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मन कर रहा है कि ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चला जाऊं। किसी को जाने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है उस जालिम चील को बस कबूतर का ही शिकार करना था। देखना, वो आज नहीं आएगी। फिर वो सभी पक्षी वापस अपने अपने घरों को चले जाते हैं। फिर बिजली कभी बड़े घने पेड़ के पास जाती है। वो जालिम चील पहले से वहाँ आई हुई थी। चील चाची, जंगल के सभी पक्षी बहुत सावधान हैं। तुम ऐसा करो, इन पेड़ों के पीछे छुप जाओ। बिजली, आज कोई चिड़िया ही लेकर आना। मैं अपने भोला जी को चिड़िया का सूप बना कर दूंगी। काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन चील चाची तुम चिंता ना करो, मैं चिड़िया ही लाऊंगी। फिर बिजली कभी मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मुझे नदी से पानी पीने जाना है, लेकिन अकेले जाते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम भी मेरे साथ आ जाओ। बिजली बहन, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी। फिर मानो चिड़िया बिजली कवि के साथ चली जाती है। बिजली कवि मानो चिड़िया को नदी की तरफ नहीं बल्कि घने जंगल की ओर ले जाती है। बिजली, नदी तो दूसरी ओर है। चिड़िया, कबूतर के बदले में मुझे थोड़ा भोजन मिला था और तुम्हारे बदले में मुझे पूरी बोरी भरकर भोजन मिलेगा। ये सुनकर चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। तभी झाड़ियों के पीछे से चील तेजी से हमला करने आती है, लेकिन चिड़िया तो वहाँ से भाग जाती है और चील चिड़िया पर हमला करने की बजाय बिजली कवि पर हमला कर देती है। एक दो बार में ही बिजली कवि मर जाती है। अरे, ये कवि तो मेरे किसी काम की नहीं है। इस काली कवि का शोरबा थोड़ी ना मैं अपने भोला जी को दूंगी। लगता है आज तो खाली पंखों ही लौटना होगा। फिर शिकारी चील वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया भी वापस अपने जंगल में पहुँच जाती है। दोस्तों, अब हमें इस जंगल से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी दुश्मन वो शिकारी चील नहीं बल्कि हमारी अपनी ही दोस्त थी। बिजली कभी ही सबको अपने जाल में फंसाकर शिकारी चील के पास लेकर जाती थी। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और वापस अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। बिजली, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने एक अंडा दिया है। अब तुम अपने अंडे को छोड़कर कहीं भी ना जाना। बादल जी, तुम चिंता नहीं करो, मैं इस अंडे का अपने जुगनू से भी ज्यादा ध्यान रखूंगी। अच्छा बिजली, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ। मुझे आते आते शाम हो जाएगी, लेकिन तुम अंडे को अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। ये कहते हुए बादल कौवा भोजन की खोज में निकल जाता है। मम्मा, मैं भी खेलने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए जुगनू कौवा भी खेलने के लिए चला जाता है। बादल जी भोजन ढूंढने चले गए और जुगनू भी खेलने चला गया। अब मैं अकेली बैठकर यहाँ क्या करूँगी? हाँ, मैं अपनी दोस्त स्वीटी कवि के पास जाती हूँ। मैं चिड़िया से कह देती हूँ कि मेरे अंडे का ध्यान रखे। फिर बिजली कवि अपना अंडा लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मेरी दोस्त स्वीटी कवि की तबीयत बहुत खराब है। मुझे अभी उससे मिलने जाना है। जब तक मैं आ नहीं जाती, क्या तुम मेरे इस अंडे का ध्यान रखोगी? अरे कोई बात नहीं बिजली बहन, तुम आराम से जाओ। मैं तुम्हारे अंडे का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। मुझे पता था चिड़िया, तुम एक माँ का दर्द समझ सकती हो, क्योंकि तुम्हारे भी तो 2 अंडे हैं। अच्छा, अब मेरे अंडे का ध्यान रखना, मैं जाती हूँ। ये कहते हुए बिजली कवि वहाँ से चली जाती है। आज का भोजन तो मैंने कल ही ढूंढ लिया था, इसलिए आज मुझे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज बिजली के अंडे का भी ध्यान रखूंगी।
चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपने तीनों अंडों का ध्यान रख रही थी। चिड़िया के घर के पास ही एक आम का पेड़ था, जिस पर बड़े बड़े पके हुए आम लगे हुए थे। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे इस आम के पेड़ के मीठे मीठे आम खाने हैं। मैं पत्थर से इस पेड़ के आम तोड़ता हूँ। फिर जुगनू कौवा एक पत्थर उठाता है और उस आम के पेड़ पर मारता है, लेकिन जुगनू कौवे का निशाना छूट जाता है और वो पत्थर सीधा चिड़िया की खिड़की से होता हुआ बिजली कौवे के अंडे पर जाकर लगता है, जिससे अंडा टूट जाता है। चिड़िया जल्दी से बाहर आती है। अरे ये जुगनू कौवे ने क्या किया? आम तोड़ने के चक्कर में बिजली कौवे का अंडा ही तोड़ दिया। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। ऐसा कहते हुए चिड़िया जल्दी से जुगनू कौवे के पास जाती है। अरे जुगनू, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने पत्थर से अपना ही अंडा भाई तोड़ दिया है। अब तुम्हारी मम्मा तुम्हें नहीं छोड़ेंगी, वो तो आपको बहुत मारेंगी। जुगनू कौवा तो बहुत डर जाता है, इसलिए वो मानो चिड़िया से कहता है, अरे मानो आंटी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने अपनी मम्मा का अंडा नहीं तोड़ा, बल्कि ये अंडा तो आपसे ही टूटा है। अरे जुगनू, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने आम तोड़ने के चक्कर में जो पत्थर फेंका था, उसी से तुम्हारा अंडा भाई टूट गया है। चिड़िया जुगनू से ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ बिजली कौवी और बादल कौवा भी आ जाते हैं। मम्मा, मानो आंटी ने आपका अंडा तोड़ दिया है और मानो आंटी मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं कि मैंने अपना अंडा भाई तोड़ा है। अरे जुगनू, ये तुम क्या कह रहे हो? चिड़िया, तुमने मेरा अंडा कैसे तोड़ा? तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ चिड़िया, मैं तो तुम्हें अपना अंडा देकर गई थी ताकि तुम मेरे अंडे का ध्यान रख सको, लेकिन तुमने मेरा अंडा तो तोड़ दिया। नहीं बिजली और बादल भैया, आपका बेटा जुगनू झूठ बोल रहा है। इसी ने आम तोड़ने के लिए जो पत्थर मारा था, उसी से आपका अंडा टूटा है। नहीं मम्मा, ये मानो आंटी झूठ बोल रही हैं। हाँ जुगनू, मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। बादल जी, चिड़िया ने हमारा अंडा तोड़ दिया है, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। बिजली, कोई बात नहीं, चिड़िया ने जानबूझकर तो हमारा अंडा नहीं तोड़ा होगा ना। चिड़िया, तुम जरा भी परेशान ना हो। बादल जी, ये तुम क्या कह रहे हो? एक तो चिड़िया ने हमारा अंडा तोड़ दिया और तुम इसे ही कह रहे हो कि परेशान ना हो। बिजली, तुम चलो अपने घर में, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। फिर बादल कौवा बिजली कौवे को लेकर अपने घर में जाता है। बिजली, इस चिड़िया को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा, क्योंकि इस चिड़िया ने हमारा अंडा तोड़ा है। देखो बिजली, चिड़िया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए हुए हैं। हम भी चिड़िया के वो दोनों अंडे तोड़ देंगे, इस तरह हमारा बदला पूरा होगा। फिर बादल कौवा बिजली कौवे को अपना उपाय बताता है। अगली सुबह हो जाती है। बादल कौवा और बिजली कौवे चिड़िया के पास जाते हैं। मानो बहन, हम अभी बादल के पास से आ रहे हैं। बादल ने हमसे कहा है कि कल हमारे जंगल में बहुत तेज बारिशें होंगी और साथ में बहुत बड़ा तूफान भी होगा। हाँ चिड़िया, कल हमारे जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए हम ये बात तुम्हें बताने आए हैं, क्योंकि तुमने तो अपने घर में 2-2 अंडे भी दिए हुए हैं और तुम्हारा घर जरा भी सुरक्षित नहीं है। तुम्हें अपने अंडों का भी तो ध्यान रखना है ना। मानो बहन, मैं तो कहता हूँ कि तुम अपने अंडे लेकर साथ वाले जंगल में चली जाओ, क्योंकि उस जंगल में बारिशें बहुत कम होती हैं। हाँ चिड़िया बहन, उस जंगल में तुम्हारे अंडे भी सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, ऐसी बात है। बादल भैया और बिजली बहन, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों ने मुझे बता दिया, वरना तो कल तेज बारिश और तूफान में मेरा घर तो जरा भी नहीं टिक पाता और मेरे अंडे भी पानी में बह जाते। बिजली बहन और बादल भैया, क्या आप दोनों इसी जंगल में रहोगे? नहीं नहीं चिड़िया बहन, हमारा घर तो तुमसे भी ज्यादा कमजोर है। मैं, बादल जी और मेरा बेटा जुगनू, हम सब मेरे मायके चले जाएंगे। भला हम भी इस जंगल में इतने बड़े तूफान में कैसे रह सकते हैं। चिड़िया, अब ज्यादा बातें मत करो, तुम अपने अंडे लो और चली जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। फिर मानो चिड़िया अपने अंडे लेकर वहाँ से चली जाती है। बिजली, कल पास वाले जंगल में तेज बारिशें और तूफान आने वाला है। देखना, कल चिड़िया के दोनों अंडे टूट जाएंगे और हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा।
दूसरी ओर मानो चिड़िया दूसरे जंगल में एक खाली घोंसला देकर वहीं अपने अंडे रखकर बैठ जाती है। कुछ दिन तो पहले इस जंगल में काफी सारे पक्षी रहते थे, लेकिन आज तो इस जंगल में कोई पक्षी भी नजर नहीं आ रहा। न जाने सारे पक्षी कहाँ चले गए हैं। उस जंगल के सभी पक्षी वो जंगल छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उन सबको मालूम था कि जंगल में बारिश और तूफान आने वाला है। अगली सुबह जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? बादल कप्पे ने मुझसे झूठ बोला था कि इस जंगल में बारिशें नहीं होती। जरूर उन कप्पों ने मुझसे बदला लेने के लिए मुझे यहाँ भेजा होगा। चिड़िया ऐसा कहती ही है कि एक तेज हवा के झोंके से चिड़िया के दोनों अंडे घोंसले से नीचे गिरकर टूट जाते हैं। ये क्या हो गया? मेरे दोनों अंडे टूट गए। मैं उन दुष्ट कप्पों को कभी माफ नहीं करूँगी। अगले दिन बारिश रुक जाती है, लेकिन मानो चिड़िया बहुत उदास थी। अब मैं दोबारा उस जंगल में कभी नहीं जाऊंगी। अब मैं इसी जंगल में अपना घर बनाकर रहूंगी। दूसरी ओर बादल कप्पा, बिजली कप्पी और जुगनू घूमने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं। बिजली, अब तक तो चिड़िया के दोनों अंडे टूट गए होंगे। अब तक तो उस चिड़िया को पता चल गया होगा कि हम कौवों से पंगा लेने का यही अंजाम होता है। बादल कप्पे ने इतना कहा ही था कि पहाड़ की चोटी से एक पत्थर नीचे आकर जुगनू कप्पे पर गिर जाता है। जुगनू कप्पा तो बहुत घायल हो जाता है। जुगनू, मेरे बेटे, ये तुम्हें क्या हो गया? मम्मा, लगता है मुझे मेरे झूठ बोलने की सजा मिली है। मैंने मानो आंटी के साथ बहुत गलत किया है। आपका अंडा मुझसे ही टूटा था और मैंने मानो आंटी पर इल्जाम लगा दिया। इतना कहते ही जुगनू कप्पा मर जाता है। उन कप्पों को अब समझ में आ गया था कि उन्होंने चिड़िया के साथ कितना गलत किया है। बिजली, हमने चिड़िया के साथ कितना गलत किया है। शायद ये हमें उसी की सजा मिल रही है।